नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद यूएस चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटिक्स सेक्शन का एक टॉपिक, अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड दियर फीचर्स एंड फंक्शनिंग। इसके तहत आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन को, और आज के सिनारियो में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कंट्री में इलेक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की एक महती भूमिका है। हमारे संविधान में इसके लिए कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एडवाइजरी हो, क्वासी जुडिशियल हो, इनका रोल क्या है, और हमारे कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके के मेजर चैलेंजेस को फेस करता है, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं, और हमारे कंट्री का जो विज़न है इलेक्शन को फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराना, इस विज़न को कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से रोड मैप्स हैं, स्टेप्स हैं। हम इन सभी से रिलेटेड सारे सेक्शंस को आज हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस एंड दियर फीचर्स एंड फंक्शनिंग, जिसके अंतर्गत आज हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन। हमारे भारत का संविधान 324 आर्टिकल के तहत एक इंडिपेंडेंट परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविज़न को प्रोवाइड करता है, जिसका मेन टास्क है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, जिसके लिए हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं। पार्ट 15 के तहत अंडर आर्टिकल 324 टू 329 अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को देखें, इसके कंपोजिशन को देखें, इसमें है चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और साथ में है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स EC, दैट इज़ 1+2। हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए अगर हम इसके फंक्शंस को देखें, जिसमें सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये पार्लियामेंट की डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के बेसिस पे थ्रू आउट द कंट्री जो भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके टेरिटोरियल एरियाज़ को डिटरमाइन करती है, और जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन्हें रजिस्टर करती है, और इस तरीके से इलेक्टोरल रोल्स को पीरियडिकली रिवाइज भी करती रहती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें इलेक्शन सैम्पल्स प्रोवाइड करती है और उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूप में रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है। ये इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रोवाइड करती है, ताकि सभी पार्टीज़ के लिए एक प्रॉपर लेवल फील्ड हो। ये इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन के शेड्यूल को डिसाइड करती है। ये हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं। अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एडवाइजरी फंक्शन को देखें, और जो पार्लियामेंट के और विधानसभाओं के सिटिंग मेंबर्स हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के मैटर पर अपनी एडवाइस रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट को, रिस्पेक्टिव गवर्नर को देती है, और ये एडवाइस उनके ऊपर बाइंडिंग होती है, और ये हायर जुडिशरी को डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन के ऊपर अपना ओपिनियन देती है, और उनके डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम कितना रहेगा ये उसे भी डिफाइन करती है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। अगर हम इसके क्वासी जुडिशियल फंक्शन को देखें, जैसा कि हमने देखा, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन सैम्पल्स को प्रोवाइड करती है, उन्हें रिकॉग्निशन देती है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होने पर ये एक तरह से कोर्ट का काम करती है। और अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर कोई भी वायलेशन देखने को मिलता है, ये उससे रिलेटेड मैटर को डिसाइड करती है। और जो भी इलेक्टोरल मैनेजमेंट को लेकर कोई भी डिस्प्यूट उठता है तो उन्हें इंक्वायर करने के लिए ये ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। और अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी ऐसी इरेगुलरिटी होती है, जैसे कि रिगिंग है, बूथ कैप्चरिंग है, वायलेंस है, ऐसा होने पर ये पोल्स को कैंसिल भी कर सकती है। अगर कोई कैंडिडेट अपने टाइम फ्रेम के अंदर अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग को लॉन्च नहीं करता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, और ये इस तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन के पीरियड को रिमूव या कम भी कर सकती है। बट इन सब के बावजूद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। अगर कोई इनर पार्टी डेमोक्रेसी को लेकर या पार्टी फिनेंसेस के रेगुलेशन को लेकर किसी पॉइंट को इन्फोर्स करना हो, तो ये इनकी पावर में निहित नहीं है। अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी माल प्रैक्टिसेस होती है, लाइक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यूज ऑफ टेंटेड मनी, मसल पावर, इन सभी को प्रॉपर तरीके से कर्व नहीं कर पाती है। और कई सारे एलिगेशन भी देखने को मिलते हैं, लाइक वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन की वर्किंग को लेकर, इलेक्शन फंडिंग को लेकर। इन सभी एलिगेशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो इनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी भी क्वेश्चन होती है, और इलेक्शन पिटीशन के स्पीडी ट्रायल हाई कोर्ट में एडर नहीं होते। नोटा दैट इज़ राइट टू रिजेक्ट।
ये जस्ट एक सिंबॉलिक बना हुआ है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पावर के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है तो ग्रेवेस्ट ऑफ वायलेशन के लिए भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रजिस्टर नहीं कर सकती। अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी इक्विप्ड नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रेगुलेट कर पाए, चाहे वो हेड स्पीच हो, कम्युनल पॉलिटिक्स हो, इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन हो। ये हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए मेजर चैलेंजेस हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं है। फिर भी हम इन चैलेंजेस को कुछ हद तक एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जो इलेक्शन बॉन्ड स्कीम है इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी का रियल पर्पज़ है वो सॉल्व हो पाए। अगर हमें पब्लिक ट्रेजरी को बचाना है तो हमें स्टेट इलेक्शन फंडिंग की तरफ या वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ विचार करना चाहिए। और जो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करने के लिए और ज़्यादा सिक्योर्ड और इनक्रिप्टेड फीचर्स को लाना चाहिए। इंक्लूसिव इलेक्शन है, वोटर के बीच में कॉन्फिडेंस है और इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रमोशन है। ये हमारे आज की नीड है जिसे फुलफिल होना ही चाहिए। उन्हें भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ को डी रजिस्टर करने की पावर भी देनी चाहिए। ये जो RPA है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इनमें और ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा इनका स्ट्रिक्ट एडहेरेंस नेसेसरी है। और जो भी पेड न्यूज़ हैं इन्हें इलेक्टोरल ऑफेंस का दर्जा देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर हो कि वो RPA 1951 के तहत रूल बना सके। अगर रूलिंग गवर्नमेंट इलेक्शन मशीनरी का मिसयूज ना करे, सेल्फ रिस्ट्रेन रहे, तो ये लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस को डेवलप करेगी और इस तरीके से सभी पार्टीज़ के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाएगी। जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविजंस हैं उन्हें लीगल बैकिंग देनी चाहिए और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें चार्ज होना चाहिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने देखा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी को इन्हांस करने के लिए पास्ट में राइट स्पीड दिखाई है और लगातार कई सारे चैलेंजेस को, जैसे कि हैकाथन चैलेंज, इन्हें लगातार एग्जामिन कर रही है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे स्टेप लेती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्शन का ये ट्रांसपेरेंट नेचर, दैट इज़ द हॉल मार्क ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एक बेस का काम करती है। हमारे कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन के विजन को अचीव करने के लिए क्या रोड मैप हैं, क्या वे फॉरवर्ड हैं, अगर हम इसको देखें तो उसमें सबसे पहले है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर हैं उनमें यूथ के और वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, जो कि हम पूरी कर सकते हैं पब्लिक स्क्रूटनी के माध्यम से और पार्शियल स्टेट फंडिंग के माध्यम से। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें कैंडिडेट्स का सिलेक्शन डेमोक्रेटिकली होना चाहिए और हमें पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन से बचना चाहिए। जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट हो उनका प्रॉपर एडजुडिकेशन हो, जो भी एंटी डिफेक्शन ला है उनको प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया जाए। हम ओपिनियन पोल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन करके कैंडिडेट्स के प्रोलिफरेशन के द्वारा और टोटलाइजर मशीन के द्वारा, इनके माध्यम से हम इलेक्शन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसे कंडक्ट करा सकते हैं। जो भी प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, सिटीजन्स के प्रति इलेक्टोरल सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो भी वोटर फैसिलिटेशन सेंटर हैं, इलेक्टोरल सर्विस सेंटर हैं और जो नेटवर्क हैं, इनको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। अंडर सेक्शन 125 ऑफ RPA 1951 जो भी पीरियड ऑफ साइलेंस है, इसके दौरान सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का प्रोहिबिशन भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी पॉलिटिक्स का ब्यूरोक्रेटिजेशन देखने को मिलता है उसे कर्व करने के लिए और इलेक्शन कमीशन को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसके एक्सपेंडिचर को चार्ज होना चाहिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इलेक्शन में मनी के रोल को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्शन की स्टेट फंडिंग एक बेहतर विकल्प है। ऐसी कई सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने स्टेट फंडिंग के प्रोस्पेक्ट को हाईलाइट किया है, चाहे वो 1998 की स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के ऊपर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो या 1999 की इलेक्टोरल लॉज के ऊपर उसे रिफॉर्म करने के लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे 2001 की कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए नेशनल कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर 2008 का सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो। इन सभी ने इलेक्शन की स्टेट फंडिंग को प्रमोट किया है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इलेक्शन को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, इसे फ्री और फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए
ये सारी अप्रोचेज एक बेहतर कदम साबित हो सकती हैं। इस वीडियो को PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।